अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 5 स्टेट ऑफ मैटर और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लुएंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कि पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जबकि पेट्रोल के अंदर, कार्बन टेट्राक्लोराइड के अंदर और मुख्तलिफ लिक्विड्स जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या असर पड़ता है। ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज पानी के अंदर आ जाती हैं जिसकी वजह से ये दूसरों से मुख्तलिफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम मुख्तलिफ लिक्विड्स को बर्फ के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बेटा हमारे पास पानी है, वाटर है, इसके साथ यहाँ पे आपने पेट्रोल गैसोलीन लिया है, या आपने कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है, या आपने एथेनॉल क्लोरोफॉर्म कुछ भी लिया हुआ है। इन सब को आइस के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले हम पानी की वजह स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। तो पानी की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं है कि ये इसके दरमियान में ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के अंदर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है जो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर किया हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों इसका ये है, ये इसने दूसरे ऑक्सीजन के साथ शेयर किया हुआ है। इस तरीके से ये इसके दो इलेक्ट्रॉन जो है इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। और इसके यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनको बच्चों आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये आपको टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर नजर आ रही है। तो वाटर हैज ए टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर उसको कहते हैं जिसके चार सिरे होते हैं, चार कोने होते हैं। तो पानी के ये चार कोने हैं, इसलिए आप इसे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ईच वाटर मॉलिक्यूल हैज 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो इसके अंदर चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, पेयर नहीं, चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। एक ये दो तीन चार, तो इसमें चार बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। मतलब यह है कि इसके अंदर दो बॉन्ड पेयर हैं, ये एक बॉन्ड पेयर है, ये दूसरा, ये दो बॉन्ड पेयर है। इसी तरीके से पानी के अंदर टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई टू कॉर्नर ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो टेट्राहेड्रॉन के बाकी दो सिरों के ऊपर दो लोन पेयर्स हैं जो इसने जगह घेरी हुई है। इस तरीके से ये एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया है। अब पानी का ये जो लोन पेयर है ये वाटर के एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ये इसको डोनेट कर रहा है तो ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। इसी तरीके से ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है तो ये इसके साथ इसने क्या किया हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई हुई है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई है। तो इस तरीके से ईच मॉलिक्यूल जो होगा, ईच वाटर मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हर वाटर का मॉलिक्यूल जो होता है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से घिरा होता है। देखें ये एक है, ये इसके साथ है, ये वाला, अब ये इसके साथ इसने घिरा हुआ है। ये दूसरा ऑक्सीजन है, एक और वाटर के मॉलिक्यूल का इसने इसके साथ बच्चों सराउंडेड किया हुआ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पानी के अंदर टोटल चार, ये जो ऑक्सीजन है ये चार हाइड्रोजन के साथ सराउंड अप है। अब इसमें से दो हाइड्रोजन जो इसके होते हैं वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। दो हाइड्रोजन के साथ ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और ये दो हाइड्रोजन जो इसके अंदर मौजूद है ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो आप इसको कहोगे कि वाटर के मॉलिक्यूल में टोटल चार हाइड्रोजन है, चार हाइड्रोजन के साथ ये जुड़ा हुआ है। इसमें से दो हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल जो होगा वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अब अगर आप इसका फासला देखना चाहते हैं, यानी कि हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स का आपस में कितना फासला है, तो ये बच्चे अगर हमारे पास ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को इस हाइड्रोजन तक देखते हैं तो इसका जो फासला होता है ये 1 एंगस्ट्रॉन है, ये 1 एंगस्ट्रॉन है। अगर हमने इस ऑक्सीजन को, मतलब ये पानी का एक मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो इसका डिस्टेंस है वो 1 एंगस्ट्रॉन है। अगर आपने एक और वाटर के मॉलिक्यूल को इसके साथ जोड़ा हुआ है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ये वाला हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसके साथ एक और वाटर का मॉलिक्यूल अटैच है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला होगा, यहाँ से लेके ये वाला जो फासला होगा 1.8 एंगस्ट्रॉन है। मतलब यह है जो वाटर का एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा होगा तो इनके दरमियान में जो फासला होगा 1.8 स्ट्रॉन्ग एंगस्ट्रॉन होगा। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक का आप टोटल डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो ये 2.8 एंगस्ट्रॉन होगा। तो ये बच्चों आपके पास एमसीक्यूज में आएगा
कि OH बॉन्ड में कितना फासला होता है, तो आप बताएंगे 1 एंगस्ट्रॉन, जबकि एक वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन में और दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के दरमियान में कितना फासला होगा, 1.8 एंगस्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन से दूसरे ऑक्सीजन तक का फासला कितना होगा, ये 2.8 एंगस्ट्रॉन जो होगा, ये बेटा इसका फासला होगा। अब हमारे पास क्या होगा, मुख्तलिफ लिक्विड्स लेते हैं, मतलब ये सारे लिक्विड्स लिए, इनको आपने, अब ये पानी पड़ा हुआ है, इसके साथ बेटा ये कार्बन टेट्राक्लोराइड लिया हुआ है, CCl4 है, ये आपने दूध लिया हुआ है, मिल्क लिया हुआ है। अब सबको हमने बर्फ के अंदर तब्दील करते हैं, फिर क्या होगा, जब बेटा आप इनको बर्फ के अंदर तब्दील करना शुरू करेंगे तो आप इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा, इन सब का वॉल्यूम सुकड़ता जाएगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी भी ऐसे बिहेव करता है कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो सुकड़ जाएगा। ये एक यूजुअल बिहेवियर है कि जितने भी लिक्विड्स हैं उन्हें ठंडा करोगे तो वो सुकड़ते हैं, गर्म करेंगे तो फैलेंगे। दूध भी सुकड़ रहा है, पानी भी सुकड़ रहा है, सब सुकड़ रहे हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर जो है वो नॉर्मल बिहेवियर करता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद बच्चों क्या होता है कि पानी जो है इसका वॉल्यूम इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। अचानक 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो पानी है अब ये बर्फ के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला होता है, डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम के। अब इसका वॉल्यूम जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा, या फिर फैलना शुरू हो जाएगा। जब ये फैलना शुरू हो जाएगा तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। अब आप देखें चार, लेकिन बाकी लिक्विड जो है वो सुकड़ते ही जा रहे हैं। पानी जो है वो फैलना शुरू कर देगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जब बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आम पानी से, जितना पानी आपने लिया है उस पानी से ये 9% ज्यादा फैल चुका है। मतलब अगर आपके पास एक गिलास के अंदर बच्चों अगर 100 ml पानी था, 100 ml पानी था, आपने यहाँ पे निशान लगाया हुआ है, जब ये बर्फ में तब्दील हो चुका होगा तो 109 ml हो चुका होगा। मतलब जब बर्फ बनेगा तो ये फैल चुका होगा। आपने अक्सर देखा है कि घर में जो मम्मा फ्रिज के अंदर अगर बर्फ फ्रीज करना चाहती है, पानी को बर्फ में कन्वर्ट करना चाहती है, तो हमेशा बर्तन की सतह से नीचे पानी रखा जाता है, और फिर जब वो बर्फ में तब्दील हो जाता है तो वो फैला हुआ यानी पूरी सतह तक आ जाता है, क्योंकि जब पानी बर्फ में कन्वर्ट होगा तो ये फैल जाता है। अब इसमें एक अहम बात है, क्यों फैलता है, अब उस तरफ हम आते हैं। एज टेम्परेचर डिक्रीज, जैसे जैसे बच्चों टेम्परेचर डिक्रीज होगा, पानी के मॉलिक्यूल के अंदर रेगुलरिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, यानी पानी के मॉलिक्यूल अपने आप को अरेंज करना शुरू कर देंगे, तो इनमें खास किस्म की रेगुलरिटी आएगी, तरतीब आना शुरू हो जाएगी। जैसे तरतीब आना शुरू हो जाएगी तो इसका वॉल्यूम 9% इंक्रीज हो जाएगा। जब बेटा इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो एम्प्टी स्पेसेस इनके दरमियान में आ जाएंगी, कि पानी का जो मॉलिक्यूल है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एम्प्टी स्पेसेस आती हैं, इसलिए इनका वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज आल्सो नोन एज एनॉमलस बिहेवियर ऑफ आइस। आप इसको एनॉमलस बिहेवियर ऑफ आइस भी कहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास ये दूध है तो वो सुकड़ चुका है, लेकिन पानी जो है या बर्फ में तब्दील होगा तो ये 9% फैल चुका होता है। इस वजह से जब ये फैलता है तो ये हमारा फार्मूला होता है, डेंसिटी बराबर है मास ओवर वॉल्यूम के। तो ये बेटा हमारा फार्मूला है। जब पानी फैल चुका है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि डेंसिटी ऑफ वाटर जो होगी वो बेटा ज्यादा होगी देन दैट ऑफ आइस, क्योंकि जब बर्फ बनेगी तो उसकी डेंसिटी पानी से कम होती है, और जबकि वॉल्यूम जो होगा वो आइस का ज्यादा होगा, पानी का कम होगा। ये आपके पास एमसीक्यूज आएगा कि डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, आइस की। आप कहेंगे जब आइस बन चुकी होती है तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे डेंसिटी। जब बेटा आपने तवज्जो से, सॉरी, आमतौर पर अगर बर्फ बन चुकी है तो डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, पानी की डेंसिटी ज्यादा होगी, या बेटा हमारे पास जो है बर्फ की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो पानी की डेंसिटी ज्यादा होती है, बर्फ की कम होती है। लेकिन जब आइस बन चुकी है तो उस वक्त आइस का वॉल्यूम ज्यादा है, पानी का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे दो शार्ट क्वेश्चन आएंगे। पहला शार्ट क्वेश्चन ये आएगा, व्हाई आइस फ्लोट ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, कि अगर आपने पानी को ले लिया है तो पानी के ऊपर बर्फ को डालते हैं तो ये बर्फ क्यों तैरना शुरू कर देती है। तो आप बताएंगे बिकॉज इट हैज लो डेंसिटी, ये जो बर्फ है बेटा इसकी डेंसिटी कम है, इसलिए ये पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देती है।
तो ड्यू टू दिस रीजन, तो साथ ही आप फार्मूला लिखेंगे, जब ये बर्फ बन जाती है तो इसकी डेंसिटी कम हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये फैल जाती है, इसलिए उसकी सतह के ऊपर ये तैरना शुरू कर देगी। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई आइस ऑक्यूपाई 9% मोर स्पेस एज कंपेयर टू वाटर। तो आप बताओगे कि इसके मॉलिक्यूल्स के अंदर बेटा रीअरेंजमेंट पाई जाती है। अब हम आइस के मॉलिक्यूल को बनाते हैं। देखो आपने ऐसे करना है, ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनानी है, रिंग टाइप। देखो ये रिंग टाइप बेटा आपके पास स्ट्रक्चर होगी। ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। अब इसके साथ आपने हाइड्रोजन बनाइए, एक हाइड्रोजन इधर बना दीजिएगा, एक हाइड्रोजन इसका इधर बना दीजिएगा। अब इसका आपने एक हाइड्रोजन इधर बना लीजिएगा, एक हाइड्रोजन बेटा इसका आपने इधर बना लीजिएगा। इसका एक हाइड्रोजन आप इधर बना लें और दूसरे हाइड्रोजन को इधर। अब ये वाला हाइड्रोजन आपने इधर बना लें, एक को इधर बना लें, इस हाइड्रोजन को एक इधर बना लें, एक इधर। इस तरीके से बेटा इसका एक हाइड्रोजन आपने इधर बना लेना है, एक आपने हाइड्रोजन इधर बना लेना है। देखो अब ये वाटर के मॉलिक्यूल हैं सारे, ये अपने आप को रीअरेंज कर रहे हैं। तो ये वाला जो होगा ये इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये वाला इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, ये वाला बेटा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ये रीअरेंजमेंट है। इस रीअरेंजमेंट के नतीजे में ये जो हमारे पास आइस है, इट कैन बी ऑक्यूपाई मोर स्पेस, ये ज्यादा जगह घेरना शुरू कर देगी। इसी तरीके से अगर आप आइस का एक और हेक्सागोनल रिंग बनाना शुरू कर देते हैं तो ये इसका एक और हेक्सागोनल रिंग है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके अंदर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल को बच्चों अरेंज करोगे कि ये H होगा, यहाँ पे आपने इसको बना लें, यहाँ पे ये H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे आपने इसको इधर बना लें, इसको बच्चों इधर बना लें। तो अब आपने उसी तरीके से इसको दोबारा आपस में डॉटेड लाइन को मिलाएं, ये इसके साथ मिल रही है, ये डॉटेड लाइन को बेटा आपने इसके साथ मिला लें, इस डॉटेड लाइन को इसके साथ मिलाएं, इसको आपने इसके साथ मिलाना है, इसको। तो ये आपके पास एक हेक्सागोनल रिंग्स बनते जाएंगे। इसको आप अंदर भी बना सकते हैं। तो इनकी वजह से ये जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है, दैट इज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर जो है ये 9% ज्यादा जगह घेरता है एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। अब आपके पास एक बात याद रखना कि ये जो बर्फ होती है ये पानी की सतह के ऊपर तैरना शुरू कर देती है। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो ये सारी बर्फ जो होती है वो सतह के ऊपर आ जाएगी। ये हम बात कर रहे हैं उस बर्फ की जो समंदर के अंदर पाई जाती है, जो किसी रिवर्स के अंदर पाई जाती है, स्ट्रीम के अंदर पाई जाती है। वहां पे जब सर्दियों का मौसम शुरू होगा तो सारी बर्फ क्योंकि पानी की सतह के ऊपर तैरती है तो ये एक शीट बना देगी ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। इस तरीके से जो पानी होगा, ठंडा पानी होगा, वो नीचे आ जाएगा और बर्फ जो है वो एक इंसुलेटर शीट बन जाएगी अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड वाटर। जब सर्दियों का मौसम आएगा तो ऊपर बेटा बर्फ की एक लेयर बन जाती है और नीचे मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन जो है वो मुख्तलिफ क्रीचर्स, मुख्तलिफ किस्म की चीजें पाई जा रही हैं, तो अपनी लाइफ को बरकरार रखेंगे। जब सर्दियों का मौसम खत्म हो जाएगा फिर बेटा ये ऊपर वाली बर्फ पिघलेगी और मैरीन सब्सटेंसेस हैं, मैरीन एनिमल्स हैं, मैरीन ऑर्गेनिजम्स हैं, वो इसकी सतह से बाहर आ जाएंगे और अपनी जिंदगी में दोबारा मगन हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो बर्फ होती है ये हमारे पास एक शीट बन के सर्दियों के मौसम में मैरीन एनिमल्स की या मैरीन ऑर्गेनिजम्स की बेटा हिफाजत भी करती है। अब हमने पहले देखा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी को जब बर्फ में तब्दील करते हैं तो कैसे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, वॉल्यूम फैल जाता है और बहुत सारे इसके स्ट्रक्चर्स के अंदर तब्दीलियां आ जाती हैं। अब हम देखना चाहते हैं कि हीट कैपेसिटी, मतलब आपके पास एक तरफ पानी है, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, दूसरी तरफ आपके पास ईथर है, एथेनॉल है, कोई और लिक्विड है, इन दोनों की हीट कैपेसिटी के अंदर क्या फर्क आएगा। सबसे पहले आप देखना चाहते हैं व्हाट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी क्या होती है, तो बेटा इसको हम आमतौर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या चीज होगी, तो पहले बेटा हमने इसको देखना चाहते हैं। अब हम पानी की एक और प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करते हैं जिसे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो आमतौर पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, अगर आपके पास किसी भी चीज का 1 ग्राम है, मतलब वो लिक्विड है या सॉलिड है, उसका 1 ग्राम है और उसका पहले जो भी टेम्परेचर है, फॉर एग्जाम्पल उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी एनर्जी आपको दरकार होती है, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप इसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ
एनर्जी रिक्वायर्ड, कि एनर्जी कितनी रिक्वायर्ड होती है, कितनी एनर्जी जो होगी वो जरूरत पड़ेगी टू राइज 1 डिग्री सेंटीग्रेड 1 सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ ए 1 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस। अगर आपके पास किसी भी चीज का 1 ग्राम है और इसका 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको जितनी एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास ये पानी का 1 ग्राम आपने लिया हुआ है, 1 ग्राम पानी का है, इसके साथ 1 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड का है, 1 ग्राम इसके अंदर बच्चों ईथर का है। तो आप देखेंगे कि पानी का अगर ये सबका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबका टेम्परेचर 20 है, सबका टेम्परेचर 25 है, और आपने इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, तो पानी के अंदर आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो पानी के अंदर जो हमें 1 ग्राम टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ती है वो 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन है, या पर सेल्सियस स्केल है, सेंटीग्रेड स्केल है। तो पानी के लिए जो हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पानी की, वो 4.2 जॉल पर ग्राम पर केल्विन है। फिर इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पानी जो होता है इसमें अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कुदरत ने इसके अंदर ज्यादा हीट को अब्सॉर्ब किया हुआ है, और ये जब ये ज्यादा हीट इसलिए ये रिलीज भी करता है और ज्यादा हीट ये अब्सॉर्ब भी करता है। ये इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इसकी एक अहम प्रॉपर्टी आ जाती है। अब नेक्स्ट हमने पढ़ना है बॉइलिंग पॉइंट एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर बेटा सिमिलरली आप यहाँ पे पानी को लेते हैं, यहाँ पे बच्चों आपके पास एथानॉल है, एथानॉल एक अल्कोहल है, ये भी एक लिक्विड है, और यहाँ पे बेटा आपने ईथर को लिया हुआ है, ईथर को। अब इन तीनों चीजों का आपने बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, सबसे ज्यादा है। एथानॉल का 78 डिग्री सेंटीग्रेड है, और ईथर का 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एथानॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन पानी की निस्बत से कम है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम है? क्योंकि इसका जो हमारे पास जो है इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं है। अब बेटा अगर आपने ग्रुप नंबर 6 के एलिमेंट्स को देखना चाहते हैं, जो आपके पास ऑक्सीजन की फैमिली के एलिमेंट है, उनको देखना चाहते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो हमारा जो पहला मेंबर है वो बेटा ऑक्सीजन है, ये सल्फर है, ये सलीरियम है, ये टेलीरियम है, ये पोलिनियम है। आपने इसे याद करना है, और सस्सी थे पुनु। इन सब के साथ आपने दो दो एच लगाए तो वो वाटर बन जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनाइड, H2 टेलुरिनाइड बन जाएगा, और ये H2PO। तो इस तरीके से आपने सबके साथ दो दो एच लगा के इनके हाइड्राइड्स बना दिए। अब बेटा इन सब के अगर आप बॉइलिंग पॉइंट देखना चाहते हैं, तो ये आपके पास टेम्परेचर है, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर होंगे, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आपके पास 90 है, ये 80 है, ये ऐसे टेम्परेचर कम होते जा रहे हैं। यहाँ पे 0 है, ये एटॉमिक नंबर है या मॉलिक्यूल है, कि आपके पास जो भी ये मॉलिक्यूल्स हैं ये वो आपके पास अलान एक्स एक्सिस आ जाते हैं, कौन सा मॉलिक्यूल है, या आपके पास हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 6 आ जाते हैं, हाइड्राइड्स या हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप नंबर 6 के। ग्रुप नंबर 6 के जो हाइड्राइड्स हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। अब बच्चों ये एक कॉमन असूल है कि जिसका साइज छोटा होता है, जो छोटे साइज का होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, मतलब सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट H2S का होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड का होगा। अब इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2SE का होगा, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट H2TE का होगा, और फिर आपके पास H2PO का होगा। तो ये असूल है, जिसका साइज छोटा होता है उसके अंदर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएंगे तो उनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन पानी के अंदर यानी ऑक्सीजन के अंदर, पानी जब ये बना तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये इसका यूनिक बिहेवियर हो गया। पानी का बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा है, यानी पानी के अंदर ये असूल लागू नहीं होता कि पहले छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। पानी इन सबसे छोटा है, वाटर का मॉलिक्यूल इनके लिहाज से सबसे छोटा है,
लेकिन इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट अपने ग्रुप के साथ लिहाज से ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस फोर्सेस को अलग करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ड्यू टू दिस रीजन वाटर हैज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू H2S, H2SE। अब हम देखना चाहते हैं कि हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेपोराइजेशन क्या होगी। अगर बेटा कोई भी लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच जाता है, जब वो बॉयल होता है, उसके बाद जो आप उसको हीट देते हैं, तो दैट हीट कैन बी यूज्ड टू कन्वर्ट इट इनटू वेपर्स। तो वो हीट जो होती है वो उसको वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट a liquid into vapors at its boiling point is called heat of vaporization। तो ज्यादातर बेटा जो हम लेते हैं इसकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेते हैं। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की हम ज्यादा बात करते हैं, मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन अब हमारे पास क्या होगी, तो आप कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या आपको जो हीट है वो जरूरत पड़ती है, रिक्वायर्ड है टू कन्वर्ट, ताकि कन्वर्ट किया जा सके, टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ ए लिक्विड, किसी भी चीज के 1 मोल के लिक्विड को टू कन्वर्ट इनटू वेपर्स, क्या आप उन्हें बच्चों वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसके बॉइलिंग पॉइंट पर। तो इस कॉल्ड मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप इसे मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। अब देखें, अब आपने सबका 1 मोल लेते हैं। 1 मोल से क्या मुराद होता है कि जितना उसका मोलर मास है, मतलब पानी का 1 मोल 18 ग्राम के बराबर है। एथेनॉल का 1 मोल जो होगा वो हमारे पास 78 ग्राम के बराबर है। ईथर का ऐसे आपने 1 मोल ले लेना है। अब जब आप पानी का 1 मोल लेते हैं, तो जब ये बॉयल हो रहा होता है, तो इसको जब वेपर्स में आपने कन्वर्ट करना होता है, तो इसको सबसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। इसका मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है, इसके अंदर ज्यादा हीट जाएगी, तो इसके मॉलिक्यूल्स आपस में जुदा होंगे, फिर ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो इसकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की जो वैल्यू होती है वो तकरीबन 41 जॉल पर मोल होगी, यानी 41 जॉल पर मोल आपको इसकी हीट देनी पड़ेगी, फिर जाके ये किस में कन्वर्ट होगा, ये वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होता है। अब इसकी इतनी ज्यादा हीट क्यों है, यानी इसकी इतनी ज्यादा हीट क्यों है, बिकॉज इट हैज ए स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसलिए आप इसको ज्यादा हीट देते हैं, यानी 41 किलोजोल पर मोल, आप इसको हीट देते हैं, देन इट कैन बी चेंज इनटू वेपर्स। अब अगर इसका भी आप ग्राफ बनाना चाहते हैं, तो ये असूल है, जो छोटा होगा उसकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वैल्यू कम होगी, जो इससे बड़ा होगा उससे ज्यादा होगी, फिर इससे ज्यादा, फिर इससे ज्यादा। लेकिन पानी की मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इन सबसे ज्यादा हो जाएगी। वाई, बिकॉज इट हैज ए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाती हैं, इसलिए इसे वेपर्स के अंदर तब्दील करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये बेटा आपके पास ना एमसीक्यूज आएगा, तो आपने इसे हाईलाइटर से अंडरलाइन कर लेना है, ताकि आपको पता हो कि मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन पानी की कितनी है और क्यों ज्यादा है। तो आपने एक ही लफ्ज लिखना है, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसकी ये ज्यादा है। अब सेकंड बेटा हमारे पास दो छोटी छोटी और प्रॉपर्टीज आती हैं। पहली जो प्रॉपर्टीज आ रही है इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन, कि पानी अगर दूसरे लिक्विड के साथ पानी को मुकाबला करें तो किसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। और व्हाट इज सरफेस टेंशन, बेटा ये पानी के मॉलिक्यूल होते हैं। अब सतह पे जो मॉलिक्यूल है इनको नीचे वाले मॉलिक्यूल नीचे की तरफ खींच रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। तो इसे हम कहते हैं डाउनवर्ड पुल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। डाउनवर्ड कहते हैं नीचे की तरफ, डाउनवर्ड पुल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल्स को बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स को पुल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एट द सरफेस, के सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल पानी के मौजूद हैं उनको नीचे की तरफ खींचना, दैट इज कॉल्ड सरफेस टेंशन।
तो आप देखते हैं कि ये जो पानी है इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, मतलब इसका पानी नीचे की तरफ ज्यादा खींचे हुए होते हैं। सिर्फ नीचे की तरफ नहीं खींचते, फिर इसके जो साइड वाले मॉलिक्यूल होते हैं वो भी आपस में एक दूसरे के साथ खींच रहे होते हैं। तो इनके अंदर एक स्ट्रेचिंग नजर आ रही होती है, ऐसे नजर आ रहा होता है जैसे एक स्किन पड़ी हुई है या एक बेटा शीट पड़ी हुई है। अगर किसी भी दरिया के ऊपर जाके देखें जहां पे पुल नहीं है, थोड़ा दूर जाके, तो आपको ऐसे नजर आएगा जैसे पानी की एक शीट बिछी हुई है। ये शीट आपको क्यों नजर आ रही है, ये स्ट्रेचिंग आपको क्यों नजर आ रही है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो अपने जैसे लिक्विड से ज्यादा होता है जो इसके मुकाबले में है, जैसे एथानॉल है, जैसे ईथर्स है, इनके मुकाबले में बेटा ये ज्यादा होगा। अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टीज है, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? ये आमतौर पर लिक्विड की एक अहम प्रॉपर्टीज होती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। इंटरनल रेजिस्टेंस की अंदरूनी तौर पर उसकी मुखालफत करना टू फ्लो ऑफ लिक्विड, ताकि जब वो फ्लो ऑफ लिक्विड के एक लिक्विड जब फ्लो कर रहा होता है तो इसकी अंदरूनी तौर पर मुखालफत करना, दैट इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो पानी जो होता है ये ईथर से, एथानॉल से ज्यादा विस्कस होता है, ज्यादा गाढ़ा होता है और ये ज्यादा फ्लो नहीं करता है एज कंपेयर टू ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। क्योंकि वो ज्यादा बहते हैं, पानी ज्यादा फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? बिकॉज इट हैज ए स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, इसलिए ये ज्यादा फ्लो नहीं करता। अब ये तमाम जो आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं सबका एक ही जवाब है कि पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। पानी के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा है। पानी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसलिए इसका सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी भी बेटा ज्यादा है। ओके बच्चों, आपको समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।